हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता होगा कि जैसा कि हमारी भारत का भूगोल के नाम से एक सीरीज चल रही है, उसमें आज तीसरी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आज हम शुरू करते हैं, भारत के कितने राज्य हैं और उनकी राजधानी क्या क्या है। ठीक है, तो राज्य तो कल मैंने बता दिए थे और मैप पे उनकी स्थिति भी जाहिर दिखा दी थी, लेकिन अब मैं उनकी राजधानी जो बिल्कुल लिखित रूप में लाया हूँ उसे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी रहती है वो रहती है गर्मियों में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, और धर्मशाला धर्मशाला सर्दियों में। तो इस प्रकार से किसकी, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां, पहली शिमला और दूसरी धर्मशाला। ठीक है, उसी प्रकार से उत्तराखंड 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 की भी दो राजधानियां हैं, ग्रीष्म ऋतु में देहरादून और शरद ऋतु में गैरसराय। ठीक है, उत्तराखंड की भी दो राजधानी है। अब उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, और उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बिहार की राजधानी है पटना। और झारखंड की राजधानी है रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उसी तरीके से इधर देखते हैं, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, और उसके बाद है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। असम की राजधानी है दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलांग। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, और ये है, इधर है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ये हो गए हमारे 28 राज्य और उनकी राजधानियां। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। उनकी राजधानियों के बारे में देख लेते हैं। देखो, पहला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और दूसरा है चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी। और ये है दादर नागर हवेली दमन और दीव, इसकी राजधानी क्या है? दमन। लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, एक बात बताऊं, कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमसे एक गलती हो गई थी। हमने हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या बता दी थी? गैरसैंण। लेकिन वो गैरसैंण राजधानी जो थी वो थी उत्तराखंड की। उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, और वो गलती हो गई थी हमसे। आज हमने ये सही कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला। ठीक है, अब आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहीं पे भारत के परिचय में ही अभी हम देखते हैं भारत का कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर, इनसे क्या कैसा संबंध है और क्या क्या है। हेडिंग डालते हैं भारत तथा कर्क रेखा। भारत तथा कर्क रेखा। ठीक है, क्या है हेडिंग? भारत तथा कर्क रेखा। चलिए अब बात करते हैं भारत तथा कर्क रेखा की। तो पहले भारत का मैप बना लेते हैं। ये हो गया भारत का मैप। ठीक है, इसमें यहाँ है अंडमान निकोबार,
ये हो गया अंडमान निकोबार और इधर है लक्षद्वीप। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर जाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा देखो, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? इससे पहले इसका नाम लिखे लेते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इधर लिखे लेते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नॉर्थ अक्षांश। और एक आ रही है 82.5 डिग्री देशांतर, जो मैंने आपको कल बताई थी, जो हमारे यहाँ की, जहां से हमारे यहाँ का मानक स्टैंडर्ड टाइम है या जो हमारे यहाँ का टाइम जोन है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। ये आ रही है 82.5 डिग्री देशांतर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है 82.5 डिग्री देशांतर। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। और दूसरी बात, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो उन 8 राज्यों के नाम जाने लेते हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। ठीक है, तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा पश्चिम बंगाल, कितने हो गए? 5। छठा हो गया मिजोरम। एक कौन सा है? त्रिपुरा। और एक कौन सा रह गया? झारखंड। ठीक है, अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी है। अगर आप ट्रिक से करना चाहो तो उसकी ट्रिक है गमछा झार मित्रवर, यानी गमछा झार मित्र पर। ठीक है, अब देखो, ग से गुजरात, ठीक है, ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, उस तरीके से इसे सीरीज वाइज लगा लेंगे तो उसी हिसाब से आ जाएगा। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और पे से पश्चिम बंगाल और रे से राजस्थान। ठीक है, ये 8 के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। अच्छा, ये 8 राज्य हो गए। और भी बताऊं कर्क रेखा के बारे में। देखो, कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित शहर कौन सा है? वो है क्या? कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित शहर कौन सा है? वो है उदयपुर। अच्छा, वो उदयपुर कौन सा है? राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, एक उदयपुर जो है त्रिपुरा में भी आता है। तो वो वाला जो उदयपुर है वो त्रिपुरा में है। अच्छा, उसके बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, क्या नाम है उसका? उदयपुर। उदयपुर कौन सा? राजस्थान वाला नहीं, त्रिपुरा वाला उदयपुर। कहाँ है ये? त्रिपुरा में। ठीक है, अच्छा, निकटतम स्थित राजधानी कौन सी है? वो है भोपाल। और जो जिस राजधानी के ऊपर से होकर ये कर्क रेखा गुजर रही है वो है कौन सी? रांची, जो कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। अच्छा, निकटतम स्थित राजधानी, निकटतम
निकटतम स्थित राजधानी, क्या नाम बताया मैंने अभी? भोपाल। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की भोपाल, ठीक है। और जो जिस राजधानी के ऊपर से ये जा रहा है उसका क्या नाम है? रांची। राजधानी से होकर गुजरने वाला, राजधानी से होकर गुजरती है, गुजरती है यानी कि जिस जिस राजधानी से होकर गुजरती है उसका क्या नाम है? रांची। ये कहाँ की राजधानी है? झारखंड की, ठीक है। ये हो गई कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा एक मंदिर से होकर और गुजरती है, यानी वो है जिसके जो निकटतम स्थित मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। तो ये हो गई कर्क रेखा के बारे में, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? वो दोनों काटते हैं एक दूसरे को कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को काटते हैं। यहां ही लिख लो, ये मान लो स्थान छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसके भारत के साथ निम्न संबंध है, ठीक है। ये हो गया पूरे कर्क रेखा के बारे में। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री देशांतर के बारे में, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर के बारे में। चलो अब बात करते हैं 82.5 डिग्री देशांतर की। ये भारत का क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं हम। ये भारत का क्या है? टाइम जोन है, यानी भारत में एक ही टाइम जोन है जो मैंने आपको कल बताया था। वो कहाँ है? यहाँ, यानी वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री देशांतर जो जहां से होकर गुजरती है उन राज्यों के नाम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के बाद जो है दूसरा जो है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मैं बात कर रहा था 82.5 डिग्री देशांतर की, जो भारत का एकमात्र टाइम जोन है। अच्छा, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? पहला लिखो, कर्क रेखा को जो काट के इसका नाम लिख दो, भारत तथा तो उसके बारे में बात कर रहे थे। कर्क वो 82.5 डिग्री देशांतर और भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? पहला है यूपी, यूपी से होकर गुजरता है। उसके बाद है एमपी, फिर आता है, यानी एमपी इस तरीके से, फिर आता है छत्तीसगढ़, सीजी, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी, एमपी, सीजी, और उसके बाद है उड़ीसा, यानी ओडी, और लास्ट में है आंध्र प्रदेश, एपी। यानी इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री देशांतर गुजरता है, जो कि भारत का एकमात्र टाइम जोन है, ठीक है। उसमें उन 5 के नाम लिखे लेते हैं, भारत तथा भारत का टाइम जोन लिखे लेते हैं, ठीक है। भारत का टाइम जोन, टाइम जोन, या ऐसे लिख देते हैं 82.5 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये हो गया भारत का 82.5 डिग्री देशांतर। इस पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है? तीसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चौथा क्या है? चौथा है ओडिशा, पांचवा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गए 5। अच्छा, हमारा टाइम टेबल देखा जाए, यानी हमारे यहाँ का टाइम देखा जाए, तो वो 0 डिग्री देशांतर की अपेक्षा कितनी आगे है या कितनी पीछे है, उसका अनुमान हम कैसे लगाते हैं? देखो, उसके लिए हमें
पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। अब देखो, अगर हम किसी देश का टाइम जोन निकालेंगे तो टाइम टेबल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि वो कितना आगे है मानक समय रेखा, मानक समय से कितना आगे है और कितना पीछे है। उसके लिए देखो, पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। अब देखो, इसे इसे सॉल्व कर लो, सीधी सी बात है। 12 दूनी 24 और 12 × 36, 30 हो गया है, यानी 2 घंटे में कितना घूमेगी? 30 डिग्री। अब इसे और काट दो, 15, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। अब देखो 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, यानी इसे इससे काट दो, 4 मिनट में कितना घूमेगी? 1 डिग्री, यानी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। अच्छा, हमारे यहाँ का जो ये क्या है? 82.5 डिग्री देशांतर है। 82.5 डिग्री, अब 82.5 डिग्री में 4 से गुणा कर दो तो निकल आएगा हमारे यहाँ का टाइम जोन, टाइम टेबल। 82.5 यानी 82.5 गुणा 4 कर दो गुणा सीधी। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 होता, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लग गया, कितना हो गया? अब इसे घंटे में बदल लो, 60 से भाग दे दो तो 60 पंजे 300, 5 घंटा 30 मिनट। कितना बचा? 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि हमारा जो टाइम टेबल है वो लंदन की अपेक्षा 5.5 घंटा आगे है। यानी लंदन में यदि 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5.5 बज रहे होंगे। अगर इसी से हम किसी और देश के बारे में निकालना चाहें या किसी और देश का निकालना चाहें तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? सऊदी अरब है 45 डिग्री देशांतर पर स्थित। अब देखो सऊदी अरब का निकाल लेते हैं। सऊदी अरब कितने पर स्थित है? 45 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 45 डिग्री देशांतर पर स्थित है सऊदी अरब। ठीक है, 45 गुणा 4 कर दो तो कितना हुआ? 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180। ठीक है, तो कितना हो गया? इसमें जब 60 से भाग देंगे तो 60 दिया 180, यानी 3 घंटा, 3 घंटा। ठीक है, और हमारे यहाँ का कितना है? 5.5 घंटा है। अगर 5.5 में से कितना 3 घंटा घटाएंगे, यानी 3 घटाएंगे तो कितना बचा? 2.5। हमारे यहाँ का टाइम टेबल सऊदी अरब के अकॉर्डिंग 2.5 घंटे आ गए हैं, यानी कि यदि वहां 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ कितने बज रहे होंगे? 2.5 बज रहे होंगे इस हिसाब से। ऐसा ही एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं जापान। जापान 135 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो जापान की कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। जापान हमारे देश से, हमसे आगे है या पीछे है, तो जापान की ओर कर लेते हैं। ठीक है, जापान का ले लेते हैं। जापान है 135 डिग्री देशांतर पर स्थित, 135 डिग्री पर, तो 135 गुणा 4, क्योंकि 1 मिनट 4 मिनट में पृथ्वी कितनी घूम रही है? 1 डिग्री घूम रही है, तो 4 मिनट यानी कि 135 गुणा 4, तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 540 हो गई। इसमें भाग दे दो 60 से। ठीक है, तो कितना आएगा निकल के? देखो 6 9 54 और 0 से 0 गया, यानी 9 घंटे, 9 घंटे हो गए ना। और हमारे यहाँ का कितना? 5.5। अब जब 9 में से 5.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3.5, यानी कि जापान का टाइम हमारे यहाँ से 3.5 घंटे आगे है। अगर उसी हिसाब से लगाया जाए, ये तो खैर बाहर की बात हो गई, अगर अपने हिसाब से ही लगाया जाए तो हमारा जो ये है, ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने आपको कल बताया था, इसका नाम क्या था? गोरमाटा। और यहाँ वाला जो पॉइंट था उसका नाम क्या था? किबिथु। अगर इन दोनों का ही टाइम जोन निकाला जाए तो इसमें भी 2 घंटे का अंतर है। यानी कि जब गुजरात में यहाँ एक शायद क्या है, द्वारका है, द्वारका में यदि जब 2 बज रहे होंगे तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे? 4:30 बज रहे होंगे, यहाँ पर 4 बज रहे होंगे, यानी 2 घंटे आगे है यहाँ का और यहाँ का टाइम। ठीक है, इसीलिए पूर्वोत्तर वाले राज्य जो हैं अलग टाइम जोन की मांग करते हैं, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति जो है वो 2 घंटे आगे के लिए दर्शा रही है। अगर यहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति, यानी पूर्वोत्तर का रहने वाला कोई व्यक्ति गुजरात में आकर काम करेगा तो उसके भौगोलिक यानी शारीरिक स्थिति जो है बिगड़ सकती है। चलो, ये हो गया पूरा, यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर भी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। अच्छा, अब भारत की सीमा के बारे में देख लेते हैं।
अब भारत की सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, और बहुत सारी बातें हैं, उन्हें कर लेते हैं। ये हो गया अपना प्यारा भारत। ये हो गया अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थलीय सीमा के बारे में। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है ये बताओ। भारत की स्थलीय सीमा है 15,106, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा लगभग यहां से स्टार्ट होती है ऊपर। स्थलीय सीमा का मतलब है स्थल से लगी हुई सीमा, और लगभग यहां तक है, बांग्लादेश तक। ठीक है, जो भारत की स्थलीय सीमा है, इस तरीके से ये है भारत की स्थल सीमा, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है। ये हो गई भारत की स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। कितनी है भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा कितनी है, 15,106, 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई भारत की स्थल सीमा। अब भारत की जलीय सीमा की बात करें। भारत की जलीय सीमा, या ऐसा कहते हैं तटीय सीमा। एक काम करो, भारत की जलीय या तटीय सीमा कितनी है, ये है 11,098 किलोमीटर। अच्छा, पहले भारत की जलीय तटीय सीमा थी 7516 किलोमीटर स्क्वायर, 7516 किलोमीटर पहले थी। ये तो हो गई जो अब हुई है, यानी नई भारत की तटीय सीमा जो नई हुई है, अभी जो हुई है करंट में, अभी हुई है ये। और जो पुरानी है, पुरानी कितनी है, पुरानी थी 7516 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो बड़ी है 11,098 जो हुई है, ये भारत के द्वीपों की सीमा बढ़ी हुई है। जो भारत के द्वीप है ना, ये इनकी सीमा बढ़ी है। ये भारत की द्वीपों की सीमा बढ़ी है, तो भारत की ये हो गई सीमा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा में ही। पहले भारत के कुछ इन्हें देख लेते हैं, जो भारत के बंदरगाह हैं। भारत के कुछ बंदरगाह हैं, उनके नाम देख लेते हैं। अच्छा, अब हेडिंग डालते हैं एक नई, भारत के बंदरगाह, यानी भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह, हेडिंग डालते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, भारत के प्रमुख बंदरगाह, उनके नाम लिख लेते हैं। पहले एक था, पहला पुराना था काठियावाड़, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये था कोकण, नहीं काठियावाड़ था इसका नाम, कांडला, कांडला इसका नाम था, कांडला, सॉरी, कांडला बंदरगाह। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, इसका नाम बदलकर कर दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर उसके बाद था, यहां पर था मुंबई, इसका पुराना नाम क्या था, नवी मुंबई कह देते थे इसे, लेकिन इसका नाम था मुंबई। ठीक है, उसके बाद एक है मुंबई का दूसरा, इसका नाम है जेएल नेहरू, यानी जेएल नेहरू। फिर एक है गोवा का, उसका नाम है मार्म गोवा, मार्म गोवा। अच्छा, बेंगलोर के यानी कर्नाटक के थे
न्यू मैंगलोर, कर्नाटक के जो थे क्या थे, न्यू मैंगलोर, न्यू मंगलोर, ठीक है। और एक केरल का था कोचीन, केरल का क्या था, कोचीन, केरल का क्या है, कोचीन। अच्छा, इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, या अरब सागर की रानी। ये वाला क्वेश्चन जो है 11 फरवरी 2024 में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ये वाला क्वेश्चन जो यानी कि जो पेपर लीक हो गए होने की वजह से कैंसिल हो गए थे, ये वाला क्वेश्चन आया था कि कोच अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर था कोचीन। अब बात करते हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह थे। पहला कौन सा, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। दूसरा था चेन्नई, तीसरा है एन्नोर। ये कहाँ के हो गए, ये हो गए तीनों तमिलनाडु के, ठीक है। उसके बाद एक है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्या नाम है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया। उसके बाद है हल्दिया। हल्दिया कहाँ का है, उड़ीसा का, नहीं हल्दिया नहीं, पारादीप। पारादीप कहाँ का है, पारादीप है उड़ीसा का, पारादीप, ठीक है, पारादीप हो गया। पारादीप के बाद आता है हल्दिया, हल्दिया, ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का हो गया, ये भी उड़ीसा का, ये कोलकाता वहां का हो गया, पश्चिम बंगाल का। और फिर एक है लास्ट पश्चिम बंगाल का, इसका नाम है कोलकाता, जो कहाँ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, बना हुआ है कोलकाता। ये कौन सा है, कोलकाता, ठीक है। एक अंडमान निकोबार में और है, उसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। तो एक बात और ध्यान से, जो भारत के पूर्वी तट पर यानी जो भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं, यानी कि प्राकृतिक, जो प्रकृति, इधर का तट जो है वो थोड़ा गहरा है, तो उस वजह से ये जो बंदरगाह हैं ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और इधर के जो है कृत्रिम बंदरगाह हैं, केवल एक को छोड़कर, वो कौन सा है, विशाखापट्टनम को छोड़कर, ये प्राकृतिक है। और बाकी सभी कौन से हैं, कृत्रिम बंदरगाह हैं, यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए कृत्रिम बंदरगाह उन्हें कहते हैं। और ये जो है ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। ये हो गए भारत के बंदरगाह। अब बात करते हैं भारत के समुद्री तट, यानी भारत के तटों के नाम, ठीक है। भारत के समुद्री, हेडिंग डालते हैं भारत के समुद्री तट, भारत के समुद्री तट, ठीक है। मैप बनाना सीख लो, सभी काम आ जाएगा। यानी कि तुम लगभग 20% ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैप पर ही खत्म कर दोगे, 20 से भी और ज्यादा, क्योंकि बड़ी भारत की भूगोल के बारे में रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के समुद्री तट, ठीक है। तो पहला कौन सा है, पहला है ये, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है काठिया बाढ़, काठिया, काठियावाड़, ठीक है। दूसरा है जो यहाँ है कोंकण, इसका नाम क्या है, कोंकण। तीसरा है जो यहां से यहां तक आता है, इसका नाम है कनारा, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है कनारा। और चौथा जो यहां आता है, इसका नाम क्या है, मालाबार, ठीक है। ये केरल वाला है, जो केरल वाला है इसका नाम क्या है, मालाबार। इधर आ जाओ, कोरोमंडल, पहला कौन सा है, कोरोमंडल, ये किधर है, ये जो है कोरोमंडल वाला,
ये है तमिलनाडु की साइड, यानी कि तमिलनाडु। और एक है जो आंध्र प्रदेश का है, इसका नाम क्या है, उत्कल। ठीक है, एक है इधर जो उड़ीसा वाले, एक इधर है जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रॉयल सीमा, रॉयल सीमा। और एक ये है जो लास्ट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दीघा तट, दीघा तट। ठीक है, अच्छा हमने भारत के सारे तट बता दिए, सारे बंदरगाह बता दिए, मगर ये नहीं बताया कि भारत के कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तो देखो उन्हें भी समझ लो, भारत के कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। चलो यही समझा देता हूं। देखो पहला है गुजरात, गुजरात यानी कि जीजे। दूसरा है महाराष्ट्र, MH। उसके बाद तीसरा है गोवा। ठीक है, उसके बाद चौथा कौन सा है, चौथा है, क्या नाम है इसका, कर्नाटक। पांचवा है केरल। छठा कौन सा है, छठा है तमिलनाडु। और सातवां कौन सा है, सातवां है AP यानी कि आंध्र प्रदेश। और आठवां कौन सा है, आठवां है उड़ीसा, ओडी। और नौवां कौन सा है, नौवां है पश्चिम बंगाल। ठीक है, एक बार और समुद्री तटों के नाम ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ सारे। और जो भारत के जो राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं वो भी 9 के 9 लिख दिए हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, वो है गुजरात। ठीक है, जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब कल हम स्टार्ट करेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।